हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 9 की 5th चैप्टर आधुनिक विश्व में चरवाहे के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में किस प्रकार से थी। उसके बाद हम औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन बदलावों ने चरवाहों के जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया और चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा था तथा औपनिवेशिक शासन के कारण अफ्रीकी चरागाहों का क्या हुआ। अध्याय के अंत में हम सरहदें बंद हो गई जब चरागाह सूख जाते हैं और सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के झुंड रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे और जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। गर्मियों के चारागाहों के लिए वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते और वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। हमारा अगला टॉपिक है चरवाहों की आवाजाही पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। ढंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। ढंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यहाँ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। अक्टूबर के आसपास ढंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरगाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। हमारा अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला, चरागाहों का सिमटना और खेती का फैलाव। अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था।
अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। दूसरा, चरवाहों की बदलती जिंदगी। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। तीसरा, अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांवों में रहे, उनके निवास और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। चौथा, चरवाहों और मवेशियों पर कर वसूली। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हमारा अगला टॉपिक है बदलाव से चरवाहों पर प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इन चीजों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आजादी से नहीं चरा सकते थे। चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चरगाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। हमारा अगला टॉपिक है चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। हमारा अगला टॉपिक है अफ्रीका में चरवाहा जीवन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका में ही रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है।
इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शासन एवं अफ्रीकी चारागाह। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान की तरह ही अफ्रीकी चारागाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। उदाहरण के लिए मसाई नाम के समुदाय को ही ले लेते हैं। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। हमारा अगला टॉपिक है सरहदें बंद हो गई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाकों में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। हमारा अगला टॉपिक है जब चारागाह सूख जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। हमारा अगला टॉपिक है सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। औपनिवेशिक बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे और योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत के लिए तैयार किया जाता था। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर
और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। अंग्रेज सरकार ने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमले और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच और दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।